हेलो दोस्तों, जुले नमस्कार। मेरे पीछे आप बहुत सुंदर एक दृश्य देख रहे होंगे, जिसपे कि सफ़ेद बादल, सूखा पहाड़ और उसके साथ-साथ ही पीछे एक मोनेस्ट्री भी दिखाई दे रही होगी। दोस्तों, मैं पिछले लगभग 1 महीने से लद्दाख में हूँ। लद्दाख के अलग-अलग जगह पर जा रहा हूँ और विशेषकर कि जो प्राचीन बुद्ध विहार हैं, शिक्षण संस्थाएँ हैं, वहाँ पर जाकर के देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ। वैसे इससे पहले भी लद्दाख आना हुआ, लेकिन इस बार एक विशेष अ, एक कह सकते हैं कि मेरा अपना एक दौरा है, जिससे कि बहुत सारे लोगों को से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। तो लद्दाख में पहुँचने के उपरांत मैंने पाया कि वास्तव में बहुत खूबसूरत जगह है। अक्सर लोगों के विचार में यही होता है कि लद्दाख तो एक सूखा-सूखा एरिया है, सूखे पहाड़ जैसा, रेगिस्तान जैसा है। लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल उस नज़रिए को हमको बदल कर के देखना है। यहाँ उतने लोग भी नहीं हैं, कम लोग हैं। जैसे कि पूरे जो कि लेह लद्दाख की अगर बात करेंगे तो उसकी आबादी लगभग 3-4 लाख है और बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो गाँव में भी जहाँ पर अलग-अलग जगह पर देखा, तो कहीं पर 200 लोग, कहीं 300 लोग, ऐसे छोटे-छोटे आबादी है और बहुत बड़ा एक क्षेत्र है। और पहाड़ के जैसे देखेंगे, एक तरफ जो कि तिब्बत का बॉर्डर पड़ता है, दूसरी तरफ पाकिस्तान का बॉर्डर पड़ता है। सियाचिन, कारगिल ये सब इस एरिया में हैं और बहुत एक पठार के रूप में हम कह सकते हैं, बहुत ऊँचा स्थान है। और जैसे ही मैं लद्दाख में आया, तो इस बार अलग-अलग जो गुम्बा में गया, तो जैसे कि लिखिर गुम्बा और इसके साथ-साथ बहुत ऐतिहासिक आलची गुम्बा, गुम्बा मतलब जो कि प्राचीन बुद्ध विहार थे। आलची गुम्बा की अगर बात करें, तो वो 11वीं-12वीं शताब्दी का एक गुम्बा रहा है। तो जो कि अनुवादक, महाअनुवादक विंचे सांगपो जी ने स्थापित किया था। तो वो एक बहुत ही सुरक्षित ही कहा जाए हेरिटेज के रूप में है। तो आप लोग जब आएँ तो वहाँ जाएँ, लिकिर गुम्बा में जाएँ, लुखिल गुम्बा। तो ये भी बहुत अपने आप में ऐतिहासिक है। काफ़ी प्राचीन बुद्ध विहार है और इसके साथ-साथ जो कि ठिकसे गुम्बा, तो ठिकसे गुम्बा भी जो कि जंगसेन शेरप के नाम के जो व्यक्ति थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी लगभग 1433 30-33 ईस्वी में, 15वीं शताब्दी में उसको कहा जा सकता है। वो भी अपने आप में ऐतिहासिक है और उसकी जो बनावट है, वो तिब्बत में परम पावन दलाई लामा जी का जो पैलेस है, जो उनका निवास स्थान है पोताला, तो उसके तर्ज पर बनाया गया है। बहुत ही खूबसूरत है उसका जो लैंडस्केप है इस ठिकसे गुम्बा का, तो देखने लायक है। तो ये नाम जो ठिकसे गुम्बा पड़ा, तो वो गाँव के नाम पर, जैसे कि गाँव कोई हो उसके नाम पर पड़ जाता है, उसका बुद्ध विहार का अपना नाम है। और उसी के तर्ज पर फिर आप नुब्रा में आएँ, जो कि नुब्रा भी सबसे खूबसूरत घाटी के रूप में माना जाता है, वैली के रूप में माना जाता है। बहुत सुंदर ये क्षेत्र है, जहाँ पर एक तरफ से श्योक नदी बहती है, एक तरफ से सियाचिन नदी। तो सियाचिन जो ग्लेशियर है, वहाँ से नदियाँ आकर के फिर एक जगह संगम होता है, वहाँ मिलती हैं। तो इस तरह से लद्दाख के विभिन्न क्षेत्रों में बहुत ही खूबसूरत नज़ारा तो है ही है। इसके साथ-साथ जो कि प्राचीन बुद्ध विहार, यहाँ का भी जो मेरे बैकग्राउंड में भी आप देख रहे हैं, यहाँ का बुद्ध विहार जो दिस्कित गुम्बा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये जो जगह है वो दिस्कित के नाम से प्रसिद्ध है, या इस गाँव का नाम दिस्कित है। तो यहाँ पर भी आप जो है देखेंगे, कभी वक़्त लगे में आप इस वीडियो के माध्यम से, फ़ोटोग्राफ के माध्यम से देख सकते हैं कि बहुत प्राचीन ये बुद्ध विहार है। इसको भी बनाने वाले जो कि ठिकसे गुम्बा के चंगसेम शेरप सांगपो ने बनाया था, वो भी इस दिस्कित गुम्बा का भी निर्माण 15वीं शताब्दी के आस-पास है। तो यहाँ भी शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र रहा है। और इसके अलावा मैं कुछ यहाँ से दूर एक पनामिक जगह है, वहाँ पर भी एक बुद्ध विहार है, वो भी इन्हीं आचार्य ने, या फिर जो कि जो भिक्षु थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। वो भी बहुत प्राचीन है। तो बहुत
कहा जाए कि पहाड़ के ऊपर जाके एकांत में ये बुद्ध विहारों की स्थापना हुई थी। तो लद्दाख में आप अलग-अलग जगह पर जाकर के देखेंगे कि जो कि शिक्षा के बहुत बड़े केंद्र रहे हैं। आज भी वो पठन-पाठन का व्यवस्था है, उन बुद्ध विहारों में देखने को मिलती है। लगभग 600, 700, 800 साल यहाँ तक कि जो कि 1000 से अधिक वर्षों से भी जो व्यवस्था है वो स्थापित है। तो लद्दाख में आकर के अगर आप देखेंगे तो जगह-जगह पर लिखा होता है कि लैंड ऑफ लामा, लैंड ऑफ बुद्धिज़्म। तो वाक़ई ये जो स्थान है वो गुरुओं का स्थान है। बहुत बड़े-बड़े ऋषि-मुनि हुए हैं। परम पावन दलाई लामा जी लगभग हर वर्ष पिछले कई दशकों से यहाँ पर पधार रहे हैं। अलग-अलग जगह पर जाकर के उपदेश देते हैं। तो यहाँ के लोगों के अपने एक कहा जाए कि आशीर्वाद प्राप्त है। लोगों को विभिन्न गुरुओं का समय-समय पर उपदेश प्राप्त है और यहाँ मुझे भी अवसर प्राप्त हुआ कि यहाँ से थोड़ी दूर जहाँ मैं हूँ, वहाँ से 30-35 किलोमीटर दूर अ, जो कि समतलिंग गुम्बा, समतलिंग महाविहार, वहाँ पर जाकर के भी परम पूज्य भिक्षु प्रोफ़ेसर समदो रिम्पोछे जी का उपदेश सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। क्योंकि ऐसी वृद्ध अवस्था में भी पूज्य रिम्पोछे जी भी जगह-जगह पर उपदेश देते हैं और वो उपदेश देने का विषय भी बहुत विशेष था, जो कि बोधिचित्त का जो लक्ष्य या शिक्षा किस प्रकार से उत्पन्न किया जाए और जो तंत्र की शिक्षाएँ कैसे किया जाए, सोथर का, तो ये हालाँकि वो उपासकों के लिए नहीं है, जो कि भक्त मोक्ष का, तो वो अलग जगह पर होगा। कुल मिलाकर के 2 शिक्षाएँ मैंने भी यहाँ पर प्राप्त की हैं। तो यहाँ के लोगों को मैंने देखा कि जो बुजुर्ग हैं, वो ज़्यादातर अपना अध्यापन में, पाठ करने में, जो ग्रंथ हैं, जो भी उनको समझ में आते हैं, बोटी भाषा के माध्यम से उसका पठन-पाठन करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो ये बहुत ही एक शुभ संकेत है कि वृद्धावस्था में आकर के रिटायरमेंट होने के बाद भी अध्ययन करते हैं और जो युवा पीढ़ी है, वो भी अपने अध्ययन कर रहे हैं। तो लद्दाख अपने आप में बहुत ही सुंदर, खूबसूरत जगह है और मैंने पाया कि यहाँ पर बेमतलब जैसे कि हॉर्न बजाना, शोर-शराबा करना देखने को नहीं मिलता। तो मैं शहर के अलावा गाँव में भी गया रहने के लिए, कुछ मेरे मित्र हैं, तो वहाँ भी नहीं लगता है कि कोई लोग रहते हैं, बिल्कुल शांत प्रिय। तो लोगों से मैंने पूछा भी कि आखिर कोई ये इतने शांत प्रिय क्यों हैं? क्यों लोग गाना बजाना इत्यादि नहीं करते? जैसे कि बड़े शहरों में देखें, अन्य जगह भी देखें कि पूरा जो डीजे, गाना बेमतलब के बजते रहते हैं। बेमतलब इन द सेंस कि आपको जो आवाज़ है वो अपने तक सीमित न रह कर के बहुत ज़्यादा मात्रा में बजाते हैं, वो अ, यहाँ देखने को नहीं मिलता है। लोग बहुत शांत प्रिय हैं। तो लोगों का यही कहना है कि हम लोगों को इसके सुनते तो ज़रूर हैं, लेकिन अपने स्तर तक सीमित रह के जिससे कि दूसरों का नुकसान ना हो, दूसरों का कोई हानि ना पहुँचे। तो इस चीज़ से हम लोग को जो मैदानी क्षेत्र के लोगों को समझना चाहिए कि अगर किसी चीज़ का लुत्फ़ उठाना है, आनंद लेना है, तो अपने स्वयं लें, दिखावा ना करें। और इसके अलावा भी आप लद्दाख में कहीं भी जाएँ, किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं है। इवन दिन में भी कई जगह पर जहाँ भी मैं गया कि जैसे कि मैदानी भागों में बहुत जो कि बड़े-बड़े ताले लगा के जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। लोग सुबह जाने के बाद अगर खेती में भी जा रहे हैं, तो बस अपना कुंडी लगा कर के चले जाते हैं और फिर वापस जो है कि आने के बाद तो यहाँ वो नहीं होता है कि किसी को भी मान लीजिए कि कोई घर का सदस्य है, तो वो चाबी सौंप कर के जाए, ऐसा नहीं है। तो फ़ोन करके हाँ, कहाँ रखा है, तो वो अपने एक विशेष स्थान पर रख कर के उसको ले कर के घर में प्रवेश कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि लोगों का दिल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे लोग हैं, जो कि लोगों के ज़्यादातर मान्यता ऐसा होता है कि यहाँ कुछ नहीं होता होगा, सूखा-सूखा पहाड़ है, लेकिन ये सूखा पहाड़ बहुत खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत है और खूबसूरती ख़ास करके यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, उनके जो दिल में एक दूसरे के लिए प्यार है, इवन बाहर से आया हुआ व्यक्ति उसके प्रति जो एक सम्मान है, एक आदर है, वो यहाँ देखने को मिलता है। तो ये सब चीज़ें जहाँ तक लग रहा है कि विशेषकर जो जहाँ मैं गया हूँ,
कि बौद्ध धर्म का जो प्रभाव है, उसकी वजह से ये संभव हुआ है। आज भी वो चीज़ें दिखती हैं, झलकती हैं, व्यवहार में दिखती हैं। तो हम लोगों को या फिर जो भी जहाँ के भी लोग आएँ, तो इस स्थान पर आकर के मिलें। और मेरा तो ये मानना है कि अभी तक हम ख़ास करके मैं बुद्धिस्ट हूँ और यहाँ के लोग बुद्धिस्ट हैं। तो मैदानी क्षेत्रों के जो बौद्ध लोग हैं और यहाँ के बौद्ध लोग जो पर्वतीय क्षेत्र के, उनके साथ में एक अच्छा रिश्ता होना चाहिए। लोग यहाँ से वहाँ जाएँ, वहाँ उनको बंदोबस्त उपलब्ध कराएँ, वहाँ के लोग आएँ, यहाँ पर मिलें। तो यहाँ बहुत सारे संस्थान हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनके साथ बातचीत करें, एक भविष्य की योजना बनाएँ कि कैसे अध्ययन अध्यापन किया जा सकता है। तो देख कर के भी अचरज होता है, जहाँ तक जो मैदानी क्षेत्रों में रहे, यहाँ पर भी लोगों ने इतने प्राचीन बुद्ध विहारों को संरक्षित करके रखा है। आज के समय में भी जगह-जगह पर जो है संस्थान, बौद्ध दर्शन अध्ययन के संस्थान, ध्यान के केंद्र बहुत जगह पर स्थापित हो रहे हैं। तो इस चीज़ से निश्चित रूप से जनहित को लाभ होगा, लोगों का कल्याण होगा। इन लोगों से सीखने की आवश्यकता भी है, समझने की आवश्यकता है। बहुत अच्छे लोग हैं, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब भी मौका लगे यहाँ आइए। और जिस जगह पर मैं अभी बैठा हुआ हूँ, आपके सामने आप देख रहे होंगे कि पीछे बहुत सुंदर एक खेत जैसा है। तो वाक़ई ये खेत था और खेत है भी। और मेरे मित्र, मेरे सहपाठी तंजन सुंदर जी, उनके ये दीदी का रिज़ॉर्ट है और यहाँ पर लोग आते हैं, बहुत पीसफुल है। बहुत एक कहते हैं ना कि जो कि एक वन के रूप में, अरण्य के रूप में इन्होंने इसको डिज़ाइन किया हुआ है कि जहाँ भी बैठो वहाँ पर सुख, शांति, तसल्ली मिलती है। और काफ़ी अच्छा एक केंद्र केंद्र के रूप में कहें, रिज़ॉर्ट के रूप में बनाया और फ्यूचर में भी इसकी यही प्लान है कि लोग आकर के यहाँ पर क्लास कर सकें। जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो मणि जाप कर सकें, अध्ययन कर सकें, तो बहुत कुछ इनका विचार है। बहुत सुंदर जगह है जो दिस्कित उसे थोड़ा-सा 1-2 किलोमीटर हट कर के। तो कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य है कि लद्दाख को हम लोग जिस तरह से सोचते थे, उस तरह से न सोच कर के एक बहुत ही अ, सुंदर जगह है, उस सुंदर जगह का उपयोग करें, उसका उपयोग करें, आएँ, रहें और लेकिन उसका उपभोग ना करें। उपभोग करने का मतलब किसी भी तरह से हानि ना पहुँचाएँ, कचरा ना फैलाएँ, क्योंकि यहाँ मैंने देखा और मैं हैरान भी हो गया कि लोग जो पानी भी इवन पीते हैं, तो नदी या फिर जो ग्लेशियर से जो पानी होता है, उसको लोग डायरेक्ट भर के उसको उपयोग करते हैं, पीते हैं। भले ही थोड़ा-सा मटमैला होता है, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं है, क्योंकि ना तो यहाँ कोई फैक्ट्री है और ना ही कोई कचरा इसमें कोई प्रवाहित करता है। तो नेचुरली ये जो पानी यहाँ का है, वो भी बहुत ही स्वादिष्ट है। ये मैं एहसास कर पा रहा हूँ और मैं भी उसी पानी को यहाँ पर डायरेक्ट या फिर गर्म करना हो तो गर्म करके पीते हैं। तो बहुत सुंदर जगह है और लद्दाख जहाँ पर भी जाओगे, जहाँ-जहाँ भी मैं गया गया हूँ, एक नया अनुभव मिला, नए लोग मिले और बहुत सुंदर एक नज़ारा देखने को मिला। तो दोनों रूप में, धर्म के रूप में देखना चाहें, तो धर्म के भी बहुत केंद्र यहाँ पर स्थापित हैं। अगर केवल अपने मनमोहक चीज़ों को अगर देखना चाहें, तो इतने सुंदर-सुंदर यहाँ पर पासेस हैं। पासेस मतलब जो दर्रे कहे जाते हैं, वो भी देख सकते हैं, घाटियाँ देख सकते हैं और जो कि नेचुरल या फिर कहा जाए कि वाइल्ड एनिमल, वो भी देखे जा सकते हैं और लोग अपने जीवन को बहुत ही खुशी-खुशी गुज़ार रहे हैं। तो कुल मिलाकर के बहुत-बहुत मैं अपने लद्दाखी भाइयों-बहनों को धन्यवाद करना चाहता हूँ और पूर्व में जो गुरुजन हैं, जिन्होंने इस धर्म की व्यवस्था को संरक्षित करके रखा, अभी तक जीवित रखा है, उनको बहुत-बहुत प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि इस बौद्ध परंपरा को आप जीवित रख कर के हज़ारों वर्ष की व्यवस्था को लेकर के आ सके। अंत में यही कहना चाहूँगा कि ज़रूर आएँ, इस प्रदेश में आएँ और इसका सदुपयोग करें, लोगों से मिलें, मित्र बनाएँ, अपने जब आपके क्षेत्र में जाएँ, तो उनका ध्यान रखें। तो इस प्रकार से हम लोग आदान-प्रदान कर सकते हैं, एक विचार रख सकते हैं
और यहाँ पर जैसे कि प्राचीन में सिल्क रूट जो होता था, तो यही एरिया होता था। यहाँ से लोग कहाँ-कहाँ जो यात्रा करते थे, इवन तिब्बत, चाइना इत्यादि देशों में यहाँ से होकर के गुज़रते थे, मंगोलिया इत्यादि में। तो ये स्थान जो है बहुत ही पवित्र है, बहुत ही एक एनर्जेटिक जगह है। तो भविष्य में निश्चित रूप से मौका मिले तो आइए। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लद्दाख में किस प्रकार से बौद्ध धर्म की व्यवस्था कैसे है और भी चीज़ें क्या उसके बारे में अपने मित्र के साथ चर्चा करूँगा, और निश्चित रूप से उससे आपको ज्ञानवर्धन होगा। और अंत में यही कहना चाहूँगा कि आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि और क्या जानना चाहते हैं, जिससे कि हमें भी पता लग सके, क्योंकि मैं लद्दाख के इतिहास इत्यादि के बारे में जानकार नहीं हूँ और ना ही मैं सूटेबल व्यक्ति हूँ। तो अगर आपके क्वेश्चंस होंगे तो कहीं न कहीं किसी व्यक्ति को लेकर के ज़रूर उसके साथ वार्ता की जा सकती है। थैंक यू। अभी मैं अपना ये वीडियो समाप्त करता हूँ। टच द लेक जुले, नमस्कार।